गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। आज हम लोग ज्योग्राफी बिहार सरकार बीटीबीसी पुस्तक का इकाई 1 जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका क्वेश्चन आंसर देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही गहनतापूर्वक अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा हूं। सो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस क्वेश्चन आंसर को मेहनत से आप अपने पेज पे, कॉपी पे नोट करेंगे और टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। देखिए, ऐसे मार्केट में तो बहुत तरीके का प्रश्न मिलता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाने का प्रयास किया हूं, कहीं न कहीं वैसा प्रश्न या उत्तर मिलने की संभावना, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई और भी हो, नहीं मिलता है। इसलिए कोई मिलता भी है तो उसमें बोलता नहीं है, और मैं बोलने का भी प्रयास किया हूँ। पूरी तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूँगा, और आप अगर समझ गए तो कहीं न कहीं आपके जीवन में बड़ा ही सार्थकता साबित होने वाला है। सबसे पहले एक मैं शायरी पढ़ता हूँ। मंजिल पाने का जुनून आँखों से लहू, मिस्टेक हुआ यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लहू बनकर टपकता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे लहू बनकर टपकता है। लहू बनकर टपकता है। मंजिल पाने का जुनून आंखों से लहू बनकर टपकता है। निवेदक संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर, संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैंने लेने का प्रयास किया है। आप देखिएगा, भूगोल का इकाई 1, क्लास 10 बीटीबीसी, भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है ना, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है वो अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। क्या है जी? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। देखिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा है, तो कराए कि संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा को पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई लकड़ी नहीं है या कोयला नहीं है कि एक बार जला देने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम लोग सौर ऊर्जा को हजारों लाखों वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं, और इसको आगे भी हम लोग प्रयोग करते रहेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 NM। 200 NM। अगला क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन ए है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन नंबर बी है संसाधन के अनियोजित विदोहन से, ऑप्शन नंबर सी है संसाधन के नियोजित विदोहन से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध, डाकू, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या होगा? संसाधन के नियोजित नहीं, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो संसाधन के अनियोजित विदोहन से, मतलब वो संसाधन को सोच समझ के प्रयोग नहीं करेगा। डाकू लोग क्या होता है,
वो जिस जैसे मन आया वैसे जो ऐसे कि संसाधन का वो प्रयोग करना शुरू कर देता है। अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, ये आखिरी क्वेश्चन है लेसन नंबर 1 का। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ध्यान रखिएगा, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 19.2, ध्यान रखिएगा मित्रों, 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक भारत या दुनिया के कोई भी देश का जो समुद्री सीमा होता है वो निहित होता है। आइए अब हम लोग सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन क्या है इसको परिभाषित करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए कि आखिर संसाधन है क्या। तो इसका आंसर है कि संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। जिन संसाधनों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनका जीवन स्तर उन्नत अर्थात मजबूत होता है, वे सभी साधन संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों में प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन भी आ जाते हैं। संसाधन में प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, उसी प्रकार जैसे पानी, हवा, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधन जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी, एरोप्लेन, ट्रेन, हवाई जहाज, ये इत्यादि, ये सभी जो अपने दैनिक जीवन में हम लोग मानव के द्वारा उपयोगी वस्तु को जो उपयोग करते हैं वो सभी जो कहलाता है वो कौन सा संसाधन कहलाता है? मानवीय संसाधन कहलाता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न का, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी मतलब कि भविष्य में उपयोग होने वाला, एवं संचित अर्थात जो जमा है उसे निकाल करके ये दोनों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसी को स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। अर्थात संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर बताने के लिए बोला जा रहा है। आइए इसको हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ऐसे ज्ञात संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है वे सभी संभावी संसाधन हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे ज्ञात संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। हमें संसाधन के बारे में मालूम तो है लेकिन अभी तक हम उसका प्रयोग नहीं किए हैं, अर्थात उसका उपयोग नहीं किए हैं। जैसे बहुत गहराई में रहने वाले संसाधन। अब भैया बहुत गहराई में अगर कोई संसाधन है तो उसका हम लोग प्रयोग अभी तक नहीं किए हैं। उसके बाद में है पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा आदि, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया आदि। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पवन ऊर्जा भी है और सौर ऊर्जा भी बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी भारत सरकार के पास में अर्थव्यवस्था की कमी रहने के वजह से हम लोग ना तो पवन ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं और ना ही हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि ठीक इसके विपरीत वैसे संसाधन जो ज्ञात भी हैं और साधारण तकनीक के आधार पर उनका उपयोग किया जा सकता है किंतु भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, अतः उन्हें संचित को संसाधन कहते हैं। देखिए हम इसे को भविष्य के लिए सुरक्षित रख दिए हैं, ऐसा बात नहीं है, इसको तो निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। संचित कोष वाले संसाधन को, इस संचित कोष वाले संसाधन को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या किए हैं कि आने वाले पीढ़ियों के लिए हमने कुछ संसाधन को क्या करके रखा है, बचा करके रखा है। तो ऐसे संसाधन को ही संचित कोष संसाधन कहा जाता है।
आइए उसके बाद में हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं लघु उत्तरीय का। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। ध्यान रखिए, ये संसाधन संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाव की उपयोगिता को लिखना है। तो इसका आंसर है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता यह है कि संसाधनों से मानव अधिकाधिक लाभान्वित होता रहे। संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर है कि जब तक हम संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे तब तक हमारा अगला पीढ़ी लाभान्वित नहीं हो सकता है, लाभान्वित नहीं हो सकता है, अर्थात उसको लाभ नहीं मिल सकता है। जब तक बन सके हम आयात से, आयात अर्थात मंगा कर, जब तक पैसा है तब तक हम किसी दूसरे देश से कोई वस्तु को मंगाकर आयात से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें और अपने संसाधनों को सुरक्षित रखे रहें। इससे हमारी भावी पीढ़ी को किसी अन्य पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। देखिए तकनीक की क्या भूमिका है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की, यहाँ पे क छूट चुका है, तकनीक की क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की यह भूमिका है कि इसी के सहारे संसाधन मानवीय पहुंच में आते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपके पास में तकनीक ना हो, आपके पास में टेक्नोलॉजी ना हो, तो आप कोई भी संसाधन को सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना, या फिर वे उनके उपयोग के योग्य बनते हैं। तकनीक के सहारे ही लौह खनिज कारखानों तक पहुंचते हैं। जैसे लौह खनिज कहाँ होता है, धरातल के अंदर में होता है, तो हम लोग लौह खनिज को निकालते हैं धरातल के अंदर से। तो कैसे निकालते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकालते हैं। यानी कि ये स्पष्ट है कि जब तक हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी वस्तु को या कोई भी खनिज को हम सही तरीके से अपने जीवन उपयोगी नहीं बना सकते हैं। उसी के सहारे लोहा या स्टील का रूप धारण करते हैं। तकनीक के सहारे ही मानव उपयोगी वस्तुएं बनाती हैं, है ना, बनाती हैं, जिससे सभ्यता विकसित होती है। अगला अब देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, और ये 4 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए मैं बड़ा ही मेहनत करके, घंटों घंटों मेहनत करने के बाद टाइपिंग किया हूँ और आपके लिए ऐसे बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने का मैं प्रयास किया हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में संघर्ष ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं फेल्यूर साबित हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में संघर्ष करें। मैं भी हमेशा यही ठाना है कि मुझे भी संघर्ष करना है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, हम ऊपर में ही शायरी लिखे हैं कि मंजिल पाने का जुनून आँखों से लहू बनकर टपकता है। उसके बाद में दूसरा शायरी में बोलता हूँ कि चल पड़ा जब राह में तो मंजिल समझ लो पास है, रुक गया घबरा कर वो जिंदा नहीं वह लाश है। मेरे प्यारे मित्रों, जब आप राह में चल दिया है तो समझ लो कि मंजिल आपके पास है, मंजिल आपकी कदम चूमेगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है। मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बना करके सेंड करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इससे आप हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे हैं, बस सिर्फ आपका प्यार, आपका दुलार मिल रहा है, जिसके वजह से मैं घंटों प्रयास करके आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना करके, है ना, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से, टाइपिंग के माध्यम से आप तक मैं कुछ संसाधन को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी इसका लाभ जरूर उठाइएगा और हमारा जो अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर है, उसे आप सभी कोई सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मतलब कह रहा है कि संसाधन के विकास में सतत विकास मतलब लगातार विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आइए इसको हम लोग आंसर जानने का प्रयास करते हैं। क्या आंसर इसका कहता है? इसका आंसर है संसाधन न केवल मानवीय विलासिता के साधन है। ध्यान दीजिए, संसाधन सिर्फ मानव की विलासिता के साधन नहीं है। विलासिता मतलब बेटा सुख सुविधा के साधन ही नहीं है। संसाधन सिर्फ मनुष्य के सुख सुविधा के लिए नहीं बना है, बल्कि वे मनुष्य के जीविका के भी आधार हैं। अर्थात संसाधन के माध्यम से ही हम अपने जीवन को संचालित कर सकते हैं। मतलब संसाधन के माध्यम से ही हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं। सभी व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संसाधन प्राकृतिक द्वारा जीव जगत के लाभ के लिए दिया गया अमूल्य उपहार है। मेरे प्यारे मित्रों, ये सभी को समझना चाहिए कि संसाधन जो है वो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है, जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। आपको अगर कोई कह दे कि इस पूरे ज़मीन की मिट्टी का मूल्य लगा दो, तो क्या आप लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। आपको अगर कोई कह दे कि इस पूरे समुद्र की पानी को आप मूल्य लगा दो, तो क्या आप लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को आपको अगर कोई कहे कि इसका मूल्य लगा दो, तो आप इसका मूल्य नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ये अमूल्य है, मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है। समाज में विषमता के कारण कुछ लोगों द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को निर्ममता पूर्वक, मतलब कि एकदम कोई दया भाव नहीं है, निर्ममता पूर्वक दोहन किया गया है और अपना शौक पूरा किया गया है। इसमें कुछ लोग ही नहीं, लगभग सभी विकसित देश शामिल हैं। इन्होंने भरपूर जंगल काटे। ध्यान रखिएगा, जितने भी विकसित देश हैं, इन सभी देशों ने भरपूर जंगल काटे, खनिज निकाले और उनका उपयोग किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी विषाक्त हो गई। मेरे प्यारे मित्रों, पूरा पृथ्वी विषाक्त हो गई। इसी को आज वैश्विक उष्मन नाम दिया जा रहा है। आप सुने हैं न, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन। जो वैश्विक उष्मन है, यानी कि पेड़ पौधों के कटने से हमारे विश्व में, पूरे विश्व में टेम्परेचर क्या हो गया है? बढ़ गया है। आकाशीय ओजोन परत क्षीण हो गया है, जिससे हानिकारक सौर विकिरणें पृथ्वी पर अबाध गति से पहुंच रही है। इस कारण पृथ्वी पर ताप की वृद्धि हो रही है। पहाड़ों और ध्रुवों पर के बर्फ क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। पहाड़ों पर और ध्रुवों पर के बर्फ पिघल रहे हैं। परिणामतः समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इस कारण उपयोगी भूमि की ओर समुद्र बढ़ता आ रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, जो भूमि उपयोगी है, उस उपयोगी भूमि की ओर वो समुद्र का जल बढ़ता आ रहा है, जिससे आने वाले भविष्य में हम सभी के लिए घातक साबित हो सकता है, विनाशक साबित हो सकता है। यदि वैश्विक उष्मन पर रोक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रोग हो गया है, यहाँ जो होगा वो रोक होगा। रोक का उपाय नहीं किया गया तो आशंका है कि समुद्र में जल के इतनी वृद्धि होगी कि पूरी पृथ्वी उसी में डूब जाएगी और सभ्यता का नामो निशान क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा, है ना। और अभी तो केवल मौसम में परिवर्तन होना आरंभ हुआ है, जिससे मानव भयभीत होने लगा है। अभी भी समय है, मानव अपनी लालसा को छोड़े और संसाधनों का विदोहन करना बंद करे।
अतः यह स्पष्ट है कि जब तक हम संसाधनों का भी विदोहन करना नहीं छोड़ेंगे तब तक पृथ्वी को हम लोग संतुलित नहीं बना पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 2 पहला कंप्लीट हुआ, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चर्चा करते हैं। इसी तरीके से तमाम लेसन के क्वेश्चन को मैं बनाने का प्रयास करूंगा, आप सभी देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बेहतरीन मज़ा आएगा। पूरा एक दिन लगातार लगभग 100 क्वेश्चन मैं बनाने का प्रयास करूंगा और 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा इसी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग से बार बार आग्रह करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी यार दोस्त जो हैं उन सभी लोगों के पास मेरा चैनल का जो लिंक है उसके पास आप सभी भेज दें, सेंड कर दें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें, फेसबुक पर शेयर कर दें, व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, मैसेंजर पर शेयर कर दें, ताकि कोई भी बच्चों का ज्ञान से संबंधित अगर प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके आधार पर आपके लिए कुछ ना कुछ बनाकर भेजता ही रहूंगा। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर मतलब मालिकाना हक के आधार पर, स्वामित्व स्वामी मतलब मालिक के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। एक और हम लोग भूल चुके हैं जो व्यक्तिगत संसाधन में शामिल था। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं, इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। ये 4 प्रकार के संसाधन में एक संसाधन छूट गया है जो चौथा था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और एक जो छूटा है राष्ट्रीय संसाधन, इसमें छूट गया है जो घ या ग उसको कह सकते हैं, जो छूट चुका है यहाँ पे राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन है ना, वो छूट चुका है। लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्णन कर दिए हैं और आप सभी इसको जानने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। करा कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, हालांकि उसके एवज में वे सरकार को किराया के रूप में लगान देते हैं। इन संसाधनों में खेत, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि संसाधन आते हैं। इस पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व रहता है। देखिए, इस पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व रहता है, अर्थात प्राइवेट, हम कह सकते हैं निजी मतलब क्या होता है बेटा, प्राइवेट स्वामित्व रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है सामुदायिक संसाधन। तो आपने देख लिया व्यक्तिगत संसाधन कि व्यक्तिगत संसाधन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, हालांकि उसके एवज में वे सरकार को किराया के रूप में लगान देते हैं। इन संसाधनों में खेत, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि संसाधन आते हैं। इस पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व रहता है, मतलब प्राइवेट व्यक्ति इसका मालिक होता है। जैसे आप अगर बगीचा लगाते हैं, आप अगर तालाब खुदवाते हैं, आप अगर कुआं खुदवाते हैं, तो इसका मालिक कौन होगा, आप होइएगा। लेकिन अब देखिए दूसरा है सामुदायिक संसाधन। दूसरा जो है वो कौन सा संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है। कह सामुदायिक संसाधन में समुदाय विशेष के सभी लोगों का स्वामित्व रहता है, मतलब जिस समुदाय के लिए बनाया गया है उन तमाम समुदाय के लोग उसका मालिक हो सकते हैं, उसका स्वामी हो सकते हैं। इसका उपयोग समुदाय के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। उदाहरण में चारागाह, मंदिर, मस्जिद, ध्यान रखिएगा, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन,
तालाब, है ना, शमशान आदि के नाम दिए जा सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जिस प्रकार से मंदिर हिंदुओं का सामुदायिक स्थल होता है, मतलब सभी कोई, चाहे वो हिंदू गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, ये सभी प्रकार के, सभी वर्ग के हिंदू समाज के लोग जा सकते हैं मंदिर में। तो उसी तरीके से मस्जिद में, चाहे वो गरीब मुसलमान हो, चाहे वो अमीर मुसलमान हो, या कोई भी मुसलमान हो, वो भी मस्जिद में जा सकता है। शमशान घाट सभी के लिए होता है ना। उसके बाद में अगला जो संसाधन है वो है राष्ट्रीय संसाधन। अगला संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। देश के अंदर अवस्थित सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों पर सरकार का अधिकार रहता है, अतः ऐसे संसाधन में भूमि का ही महत्व रहता है। ध्यान रखिएगा, देश के अंदर अवस्थित सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों पर सरकार का अधिकार रहता है, अतः ऐसे संसाधन में भूमि का ही महत्व रहता है। अब देखिए अगला जो और आखिरी पॉइंट बचा हुआ है इसका, वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत खासकर समुद्र आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत मेरे प्यारे मित्रों क्या आता है? समुद्र आते हैं। किसी भी देश की तटरेखा से 200 nm की दूरी के बाद के समुद्री क्षेत्र पर सभी देशों को अधिकार प्राप्त रहता है, लेकिन इसके लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से, जैसे राष्ट्र संघ की अनुमति आवश्यक होती है। मतलब राष्ट्र संघ की अनुमति होनी चाहिए, तभी आप जो है से कि समुद्र के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कुछ दूर तक तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा, लेकिन जब उससे बाहर अगर सीमा को आप पार करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? रोक लगा दिया जाएगा, जिससे कहीं न कहीं आपको दिक्कत होगा। अब देखिए अगला जो इधर थोड़ा सा हम अपना इंट्रोडक्शन दिया हूँ, है ना, आंसर्ड बाय रुपेश कुमार, MSc मैथ्स, B.Ed मैथ्स एंड फिजिक्स, MU बोध गया। देखिए हम अपने एजुकेशन का पूरा करियर, सबसे पहले नंबर तो मेरी पढ़ाई जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई वो अपने गांव से ही हुआ। प्राथमिक विद्यालय से शुरू किया, है ना, प्राथमिक विद्यालय चरोखरी, है ना, और उसके बाद में हमने राम सहाय उच्च विद्यालय फतेहपुर से मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम लोग गया कॉलेज गया में एडमिशन लिया, जहाँ से इंटरमीडिएट की पढ़ाई साइंस से किया। मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, PCM विथ था, साथ में था। और उसके बाद में फिर उस ग्रेजुएशन भी मैथमेटिक्स से किया हम लोग, और उसके बाद में B.Ed किए। फिर जो है से कि B.Ed मेरा मैथ एंड फिजिक्स है। फिर उसके बाद में अभी वर्तमान में गया कॉलेज गया से MSc कर रहा हूँ, है ना, जो लगभग हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं। चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों को सेमेस्टर को बढ़ाया जा रहा है। चलिए, बहुत समय लिया, आप सभी से विनम्र निवेदन है, फिर से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजने का प्रयास करें। आप सभी को फिर से मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन को ऊपर से ला रहा हूं, और आप सभी देख लीजिएगा और सही तरीके से पूरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अध्ययन कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ही बनाया हूँ बड़ा मेहनत से, है ना, बहुत ही मेहनत से बनाने का प्रयास किया हूँ। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, है ना, कोयला किस प्रकार का? तो अनवीकरणीय, सौर ऊर्जा, पुनः पूर्ति योग, तटरेखा, 200 nm, डाकों का संसाधन की अनियोजित विदोहन, समुद्री में राजनीतिक सीमा तो 19.2, है ना। फिर उसके बाद संसाधन को परिभाषित कीजिए। संभावित संसाधन क्या है? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है
है ना, दीर्घ उतरिए। फिर संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ये पूरा व्याख्या किया हुआ है ना। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, है ना। उसके बाद में सभी को हम लोग एक एक करके विस्तार से वर्णन किए हैं। तो आज इतना ही, लेता हूँ ब्रेक। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।